हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ने जो सीरीज़ शुरू किया था आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के लिए अलग अलग चैनल बनाने का, और उसमें फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे साइंस के हैं और 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं झारखंड बोर्ड के लिए, उन बच्चों के लिए सेपरेट चैनल बना दिया गया जिसका नाम है CWH साइंस। और CWH साइंस बहुत सारे बच्चे सर्च नहीं कर पाते हैं, तो याद रखिएगा कि मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ रहेगा। वैसे तो ये चैनल भी, इसी चैनल पर ये वीडियो जाएगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल में आपको सारे के सारे वीडियो जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है झारखंड बोर्ड की तरफ से 12th क्लास के लिए, पूरा क्वेश्चन बैंक देखिए आपसे सामने क्वेश्चन बैंक है, और ये फिजिक्स का है। इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का पूरा क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, ताकि आप लोगों को बहुत फ़ायदा इससे मिल सके। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि लगातार क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आप तक मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ने एक प्रयास किया है कि हर बच्चों तक ये सॉल्यूशन पहुंचना चाहिए, चाहे खास करके ग्रामीण बच्चों तक। जो गांव में रहने वाले बच्चे बच्चे हैं, उन तक वो सुविधा शिक्षा की नहीं पहुंच पाती है, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण उनको बहुत दिक्कत होती है। तो आप आज फिजिक्स पढ़ेंगे सर से, और सर आज आपको फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो है उसको अच्छे से समझाने वाले हैं। तो पढ़िए अपने सर से, और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए इस चैनल को और सर को भी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। है प्यारे बच्चों, माई सेल्फ कमल प्रजापति। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, पार्ट बाय पार्ट हम लोग उन सभी को कवर करेंगे। आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें से सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से इसको पढ़ेंगे। पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, और जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी को हम बताते चले जाएंगे। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे आप डाल सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका डाउट आप लोग को क्लियर कर दिया जाएगा, या तो फिर अलग से सेशन रख करके उसको पूरा किया जाएगा। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, प्रॉपर्टीज की बात करता है ना, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज, पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज हम लोग को जानना पड़ेगा। तो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है भाई? चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं उसमें से पहला बेसिक प्रॉपर्टीज है कि चार्जेस जो हैं वो एडिटिव नेचर का होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दैट मीन्स लाइक चार्जेस रिपेल टू इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू इच अदर। और लास्ट में आपका एक और प्रॉपर्टीज है, उसमें है मास इनवेरियंस रहता है। उसमें से आप इन सभी प्रॉपर्टीज में से आप इसमें से छाट लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाई बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन इलेक्ट्रिक चार्ज को सेटिस्फाई नहीं करता है? आप देख लीजिए, टोटल चार्ज कंजर्वेशन करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करता है। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं जो कि अभी हमने बताया, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। दो प्रकार के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ओके, तो आप देख लीजिए, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्सेस, ये किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्सेस। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलते हैं। वन मिनट। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आप देखिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ऊपर हो गया है, एक मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज इज पॉसिबल। देखिए, चार्ज का पॉसिबिलिटीज क्या है? चार्ज का पॉसिबिलिटीज है, दो प्रकार के जो चार्जेज होते हैं उसमें से पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड यदि हम लोग लें तो आप देख लीजिए, Q आप लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू
प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, -19 कूलम। ओके, अब आप यहाँ देख लीजिए ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज पॉसिबल, कौन पॉसिबल है। तो आप देख लीजिए इस जगह पर चार्जेस की पॉसिबिलिटीज जो होने की बातें हैं, इसका मल्टीपल हो सकता है। कैसे मल्टीपल हो सकता है? तो एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं क्लास 12th में, इसमें बेसिक चार्जेस के प्रॉपर्टीज में, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है? एन है इंटीजर मल्टीपल। किसका इंटीजर मल्टीपल? तो इंटीजर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का, है, या तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू तो होता है यही 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसमें से n, n क्या है? n है आपका, n इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो आप उससे गुना करके देख लीजिए, जो इसमें से आप सेटिस्फाई हो रहा है वही इसका ऑप्शन होगा। देखिए इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल, कौन पॉसिबल है? तो आप देख लीजिए, इससे मल्टीपल कर दीजिए फॉर 16 का, ये आपका नहीं आएगा। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, 18 है, सबसे पहले यहीं आप छाट लीजिए। यहाँ पर आपका 18 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपका 19 है, यहाँ आपका कितना है? 19। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, कौन पॉसिबल है? तो पॉसिबिलिटीज़ की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिए, ये वाला हल्का सा मिसिंग है, क्वेश्चन में एरर है। ये क्वेश्चन में यहाँ होना चाहिए था 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तब ये आपका ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 होगा, लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻18 नहीं बल्कि 10⁻⁻19 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू एन ई होता है, और एन का ई का जो वैल्यू होता है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दैट मीन्स ये वाला जो है वो हर बार मल्टीपल होगा, तो यहाँ पावर में -19 ही होगा। आप देख लीजिए पावर में -18 दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन इसका आंसर जो है बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ -19 होगा तब ये पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ -19 समझिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, है ना। वेरी सिंपल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ाया है कि Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ए। हम मॉडुलस में ले रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में। यदि हम लोग मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं तो इसमें देखिए कहता है हाउ मेनी चार्जेज, कितना चार्ज होगा, है ना, बॉडी कितना के लिए? 1 नैनो कूलम के लिए। मतलब कि ये जो है Q का वैल्यू वो दिया हुआ है 1 नैनो कूलम, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये एक ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये नैनो कूलम है, इसका मतलब है कि 10⁻⁻9 भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इजिकल टू ये एन ई, एन यही आपसे पूछा जा रहा है कितना इलेक्ट्रॉन एसेस होगा, तो एन का वैल्यू निकालना है। यहाँ हो जाएगा आपका एन और ये ई। अब आप एन का वैल्यू निकाल लीजिए आसानी से। एन इजिकल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो जाएगा 9। आप यहाँ देख लीजिए ध्यान से, यहाँ इसको कैलकुलेट करते जाते हैं हम। यहाँ है आपको -19, यहाँ 9 है, मतलब 928 -28 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका -28, और ई का वैल्यू हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप देखिए ये 1.6 कैंसिल हो गया, कितना है यहाँ पे 19 को ऊपर ले चलिए, -28 में से 19 ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा यहाँ पे। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 9, मतलब 10⁻9 का जो होगा, यहाँ 1 और बचा हुआ रहेगा, है ना, 28 है ना। 1 मिनट, अब देख लीजिए, हाँ 2.6 n कितना है, 1 नैनो कूलम पूछा हुआ था, 1 नैनो कूलम पूछा हुआ था। ओके ओके, देख लीजिए फिर से, Q इक्वल टू होगा भाई एन ई, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 नैनो कूलम, तो कितना इलेक्ट्रॉन एसेस होगा उस बॉडी के ऊपर में, तो आप एन का वैल्यू निकालना है आपको। तो एन इक्वल टू हो जाएगा, Q का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 नैनो कूलम, यानी 1
इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये आपका दिया हुआ है, और डिवाइड बाई ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही मिस्टेक हो गया था अभी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वेरी सिंपल। ऊपर हो जाएगा 10/16 और ये हो जाएगा आपका इंटू -9 है, -19 ऊपर ले चलेंगे, इसका मतलब है 10 ऊपर बचेगा आपका 10, है ना, 10। आप एक 10 इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 16 और इंटू हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16×6 = 96, मतलब 6.25 के आसपास में आएगा ये वाला आंसर इसका। ये 19 के फॉर्मेट में है 19, ठीक है। तो ये वाला ऊपर में ये जो है ये वाला वैल्यू, इसमें भी एरर महसूस हो रहा है, इसका ऑप्शन ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 2 चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट अ डिस्टेंस exert a force F on each other. If the charges are halved and distance between them is double, then the new force acting on each charge is. प्रत्येक चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट करेगा ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप करते हैं। देखिए दो चार्ज जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड है, यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए दो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब कि एक चार्ज मान लीजिए Q है, दूसरे का भी Q है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, ठीक है। फिर कहता है इसका डिस्टेंस जो है कुछ भी है, ये डिस्टेंस है, अब मान लीजिए आपके D है, तो इसके लिए जो है ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है F, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इक्वल टू क्या होगा? F इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q² बाई R, यदि मैग्नीट्यूड बराबर है तो, ठीक है। Q² R। अब आप देख लीजिए इसमें हमने D लिया है, तो आप R की जगह पर आप D कर दीजिए, यहाँ पे आप D कर लीजिए इस जगह पर। अब आप क्वेश्चन का कंसेप्ट से समझिए क्या कहता है इसमें। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आपसे कि इफ द चार्जेस आर हाफ, चार्ज को यदि हम लोग आधा करें, चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और डिस्टेंस को डबल करें, मतलब कि ये जो चार्ज है उसको आधा करना है, मतलब Q का जो वैल्यू है वह हाफ करना है, मतलब हम लिख सकते हैं Q/2। और दूसरी बात D को कह रहा है कि D को डबल करना है, यानी D इक्वल टू आपका D जो वैल्यू है वो D इक्वल टू हो जाएगा, डबल बोला है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2D। अब आप ये वाला वैल्यू कंडीशन इसमें बैठा दीजिए, देखिए क्या असर पड़ता है। तो फोर्स में तो कुछ परिवर्तन होगा, ये तो फिक्स है। अब आप फोर्स में जो परिवर्तन होगा उसको आप देख लीजिए, ये हो जाएगा F' इज इक्वल टू, है ना, जो आया K में कोई परिवर्तन नहीं है। Q² Q में Q/2 है, तो आप ले लीजिए Q/2 का ये हो जाएगा क्या? स्क्वायर, Q/2 का स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई आप D, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ D भी होगा, D² कूलम्स के नियम में Q1 Q2 बाई D² होता है या R² होता है, जो भी हो। तो इसमें से आप ले लीजिए 2D का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वेरी सिंपल। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा Q²/4 और डिवाइड बाई, है ना, ये हो जाएगा 4 आपका D²। अब देखिए ये वाला जो है ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है और ये नीचे डिनोमिनेटर है। इसको यदि हम लोग अरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा Q² बाई D² और नीचे हो जाएगा कितना? 1/16। और आप देख लीजिए ये कहाँ से आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो वैल्यू है देखिए यही वाला है, इसका मतलब है कि इसकी जगह पर हम F लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा F बाई कितना? 16। ठीक है प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। F/16, यदि ऑप्शन में F/16 कहीं दिख रहा हो तो वही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर D। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है? तो यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होगा? ई इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, अब इसका केवल यूनिट पूछा है तो बहुत आसान है। हमने पहले भी बता रखा है कि एफ मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट होगा क्या? कूलम। ओके, तो आप देख लीजिए न्यूटन पर कूलम, यदि कहीं दिख रहा हो न्यूटन पर कूलम तो वही इसका ऑप्शन होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ये रहा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इट एक्सपीरियंसेस। देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है, डायपोल को रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ दो कंसेप्ट आता है, यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता तब इसका थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म बोला है तो यूनिफॉर्म में ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म में नेट फोर्स का मान, एफ का मान होता है 0, सॉरी हाँ, फोर्स का मान होता है 0, और टॉर्क का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता है, इसका मतलब टॉर्क इज नॉट इक्वल टू होता है 0। ये होती है केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का मान भी 0 नहीं होगा, टॉर्क का मान भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि दोनों का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा। अभी आपका क्या है? टॉर्क 0 नहीं है, तो आप यहाँ देख लीजिए ध्यान से, वेन यहाँ है वेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंस करता है? तो आप देख लीजिए फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि टॉर्क का मान 0 नहीं है। अब देख लीजिए, नेट फोर्स नहीं, नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, और टॉर्क यस नॉट टॉर्क, बोथ अ नेट फोर्स एंड टॉर्क नहीं, दोनों नहीं करता है ना, ये तो करता ही नहीं है, फोर्स टॉर्क करता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, नाइदर अ नेट फोर्स नॉर अ टॉर्क, नहीं, दोनों नहीं करता, ऐसे तो होगा नहीं। इसमें अभी यहाँ हमने देखा कि टॉर्क का मान 0 नहीं होता, इसका मतलब है कि टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यस, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज, है बहुत अच्छा क्वेश्चन। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फिर बहुत सिंपल, अभी तुरंत हमने बताया है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अभी यूनिट आया था इसी के बेसिस पर था, फोर्स पर यूनिट चार्ज बराबर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो भी दिख रहा है वही होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक करंट ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? टू चार्जेस स्फीयर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, exert a force F on each other. If charges are double and distance between them is double, then the force is, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछली बार बताया है थोड़ी देर पहले। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी है। देखिए कहता है दो चार्ज स्फीयर है जो सेपरेटेड है एट ए डिस्टेंस d पर, दो चार्ज स्फीयर। अब देखिए एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, Q मान लीजिए, यहाँ भी आप Q मान लीजिए, सेपरेशन कितना है प्यारे बच्चों? D। ओके, अब देख लीजिए ये फोर्स एक्सपीरियंस कितना है करता है? F। ये जो पूरा सिस्टम है इसके बदले फोर्स आ रहा है कितना? F। ठीक है, फोर्स कितना है? F। अब देख लीजिए, इफ चार्जेज आर डबल, चार्ज क्या कर रहा है? डबल। अब चार्ज डबल कर रहा है तो मतलब एक में तो नहीं करेगा, दोनों में करेगा, इसमें भी करेगा ना, करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और डिस्टेंस को भी डबल कर रहा है, मतलब कि Q का मान डबल कर रहा है, Q इक्वल टू 2Q कर रहा है ये, है ना। और D का जो वैल्यू है ये भी कह रहा है, ये भी आपका डबल है ना। D का भी वैल्यू आप क्या लेने बोला है आपको? डबल, यानी 2D। ठीक है, 2D। आप ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें बैठा दीजिए जा करके। तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? कूलम्ब्स फोर्स बराबर ये होता है K² बाई R², या D², D दिया हुआ है तो D² ले लीजिए। जो जो वैल्यू यहाँ पे बोला गया है उसको इसमें पुट कर दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका K, है ना, K तो रहेगा, Q² मतलब कि 2Q, है ना, 2Q का स्क्वायर, मतलब कि 2Q का स्क्वायर हम चलो लिख देते हैं, 2Q है ना, 2Q का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय D का स्क्वायर। D का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 2D का स्क्वायर। अब ध्यान से देख लीजिए,
2 टू जो यहाँ 4 हो जा रहा है, यहाँ 2 टू जो 4 हो जा रहा है, ऊपर नीचे 4 कट जाएगा, मतलब कि एफ ही 4, मतलब कि एफ ही आंसर आएगा, मतलब ये वाला। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का मतलब इक्विवेलेंट में था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओके, क्या कहता है? अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड अट्रैक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास है जो अट्रैक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो वह ऑब्जेक्ट कैसा है? ठीक है, ऑप्शन में देखिए, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, नाइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, अ मैग्नेट। देखिए, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। ध्यान से समझिएगा, रॉड की बात करता है। रॉड को यदि हम लोग रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? उसमें चार्जेस के प्रॉपर्टीज आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे, कहीं जाके सेटअप करेंगे, है ना। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर गया। और मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर ये इलेक्ट्रॉन जाके सेटअप कर गया, इसका मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज था, तभी इसको ये क्या किया? एक्वायर किया है। तो जहाँ से पॉजिटिव चार्जेस निकलती है जिस बॉडी से, वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, और जहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रॉन जाकर सेटअप होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, अब पॉजिटिवली चार्ज ग्लास, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास, है ना, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास की बात करता है यहाँ पे, मतलब ये लिखा हुआ है, केवल ग्लास की बात नहीं करता है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास की बात करता है, अट्रैक्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब न्यूट्रल का कंडीशन हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं मोर अप्रोप्रिएट क्या होगा। देखिए, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल अ मैग्नेट। देखिए, मोर अप्रोप्रिएट जो इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या है? सी। इसका मतलब है कि इसका सी ऑप्शन सही होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। एक खास न्यूट्रल की बात करता है यहाँ, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये मोर परमिसेबल आप कह सकते हैं ऑप्शन है, तो यही वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देखते हैं। द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। वह सरफेस जो गॉस लॉ में लिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, गॉस लॉ में जो लिया जाता है उसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, है ना। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक क्वेश्चन है। गॉसियन सरफेस बोला जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, क्लोज सरफेस नहीं, स्फेरिकल सरफेस नहीं, गॉसियन सरफेस यस, गॉसियन सरफेस। प्लेन सरफेस तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ अ स्फीयर ऑफ बाइड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। अच्छा, बाइड कंडक्टर की बात करता है भाई, जब तक कंडक्टर होगा तभी उसके ऊपर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या तो फिर चार्ज से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो लग सकते हैं। लेकिन यदि बाइड कंडक्टर की बात करता है, इसका मतलब है कि इंसुलेटर, है ना, कंडक्टर नहीं, है ना, इंसुलेटर की बात करता है। और जब इंसुलेटर की बात करता है तो इसमें आप देख लीजिए, सरफेस इनसाइड द सरफेस, ओनली इनसाइड द सरफेस, मतलब कि जो चार्ज देंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पर? सरफेस पर हो नहीं सकता, क्योंकि बाइड कंडक्टर है भाई। इनसाइड द सरफेस होगा ही नहीं, ओनली इनसाइड द सरफेस ये भी पॉसिबल नहीं, नन, ये कुछ नहीं होगा, मतलब इसके साथ कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, न्यूट्रल है ना, मतलब कि बाइड कंडक्टर मतलब कि कोई भी चार्ज एक्वायर नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ ए इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड कॉर्नर ए, है ना, ऑफ द क्यूब इज। देखिए, यदि इसमें बात करता है क्यूब की, तो आप क्यूब में कितना फेस होता है आप समझिए। यदि फेस की बात करता तो फेस के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, लेकिन फेस यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कॉर्नर, कॉर्नर, शीर्ष, है ना, एड्ज। कॉर्नर की बात करता है तो कॉर्नर कितने हैं यहाँ पे? देखिए, ए है, ए के पास पूछता है, तो इसी तरह से कितने कॉर्नर हो सकते हैं? एक यदि हम लोग एक क्यूब लेंगे तो उस क्यूब में कितने कॉर्नर हो सकते हैं? उस कॉर्नर में काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होंगे, है ना। अब तो सोचिए, नेट फ्लक्स की बात करता है, फ्लक्स कितना पास करेगा? तो फ्लक्स के बराबर क्या हम लोग जानते हैं? फ्लक्स के बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देख लीजिए, यहाँ कहता है एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो देखिए इस कंसेप्ट को समझना है केवल। फाइव इक्वल टू क्यू, यदि एक की बात करता है तो 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा,
ये कितना हो जाएगा 1/8। लेकिन इसमें 2 कॉर्नर की बात करता तो ये हो जाता 2/8, 3 कॉर्नर की बात करता तो 3/8, 4 कॉर्नर की बात करता तो 4/8, है ना। इस तरह से समझते जाना है। तो आप देख लीजिए जहाँ पे केवल एक कॉर्नर की बात करता है, ए पर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर 1/8 के फॉर्म में होगा, q/ε0 1/8। तो यहाँ पे दिख रहा है q/ε0 1/8, यही वाला ऑप्शन है। इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो q/8ε0 होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्वेश्चन क्या है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसका इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसका इंफॉर्मेशन देता है? देखिए, कहता है फील्ड स्ट्रेंथ का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन का, नेचर ऑफ चार्ज का, ऑल ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो देखिए, कोई भी चार्ज जहाँ से ओरिजिनेशन, जहाँ से जो ओरिजिनेट होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। ये नेगेटिव चार्ज है। आप देख लीजिए, फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन शो करने लगा, इसका मतलब ये होगा। दूसरा फील्ड स्ट्रेंथ, यदि हम लोग ये लगातार इस तरह से खींचें, इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारा ओरिजिनेट होगा। आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से ओरिजिनेट हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर जा रहा है, इसका सेपरेशन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। यदि सेपरेशन बढ़ते जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ का मान घट रहा है बाहर। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक में फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब है कि फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताता है। ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तीसरा नेचर ऑफ चार्ज। यस, नेचर ऑफ चार्ज की बात करता है। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के हमेशा क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसका नेचर भी बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के हमेशा खत्म हो जाएगा। ये इसका नेचर है। इसका मतलब है ये सभी होंगे, फील्ड स्ट्रेंथ भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, नेचर ऑफ चार्ज होगा, या इसमें ऑल ऑफ दिस होगा, सभी होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए कौन सा इन सभी चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से मोर अप्रोप्रिएट है ना। फिगर के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो अभी प्रॉपर्टीज हमने बताया उसके आधार पर ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और इस क्वेश्चन में केवल एक ही कंसेप्ट समझना है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है, बाहर निकलता है, बस। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट करता है, यानी खत्म होता है, ये वेनिश हो जाता है, आप ये समझ लीजिए, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर ही निकाल रहा है, देखो बाहर निकाल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये नेगेटिव चार्ज भी फिर से दिया है बीच में, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकाल दिया है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, का तात्पर्य क्या है, या कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? सिंपल सी बात, कहता है इसमें चार्ज कांट बी क्रिएटेड, चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है, चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज परमिसिबल। देखिए, जितने भी चार्ज की यदि बात होती है तो जितना पॉजिटिव होता है साइमल्टेनियसली उतना ही नेगेटिव होता है ना, तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मोर अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसका मतलब 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं दूरी पर, है ना, या न्यूनतम दूरी पर। अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि कितनी है ना। 1 कूलम 4.8 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। देखिए सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि मिनिमम आपसे चार्ज पूछा गया है, आवेश पूछा गया है। तो मिनिमम आवेश का जो वैल्यू होता है अभी, ये होता है आपका Q इजकल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ये होता है। इससे भी छोटा एक चार्ज पार्टिकल्स है जिसको हम लोग क्वार्ट्ज बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का 3 टाइम्स होता है, मतलब E/3 टाइम्स होता है, मतलब कि इसको 3 से गुना भाग दे देंगे तो वो छोटा हो जाएगा। लेकिन ये एग्जिस्टेंस में अभी नहीं है तो हम लोग यही इसी को मानेंगे। इसका मतलब है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व जो किया गया है अभी, ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी जो ऑप्शन में दिख रहा है वही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको इम्प्लाइज करता है। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर वही प्रॉपर्टीज चार्ज का, प्रॉपर्टीज से ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो प्रॉपर्टीज है चार्ज का। उसमें मोर अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसमें से क्या हो सकता है, मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है जिसमें दोनों चार्जेस की बात किया जा रहा हो, या तो फिर दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन को बताया गया हो। अब देखिए चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, किसी प्रकार का परेशानी होने पर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसमें कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों का कमेंट आएगा उसका अलग से वीडियो बना दिया जाए आप लोगों की सुविधा के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 18 नंबर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है, ऐसे भी 12th में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बारे में बताया गया है, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बताया नहीं गया है। देखिए कंजर्वेटिव नेचर का, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का, समवेयर कंजर्वेटिव, समवेयर नॉन कंजर्वेटिव, नन ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात करता है तो सिंपल से कहानी है, याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स पर ये डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव और फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप 11th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, पाथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के कंडीशन को बताता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, ओके 19 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट ये ऊपर चला गया है, एक मिनट थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ अब ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इसका रेशियो क्या होगा, इसके एक्सेलरेशन का रेशियो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शून्य कभी नहीं हो सकता है, एक के भी बराबर नहीं होगा। क्या कहता है, किसको रखा है, प्रोटॉन और किसको रखा है, इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखता है। तो यदि हम लोग इसका रेशियो लेंगे तो देखिए इसका वैल्यू जो होता है कूलम्स का फोर्स का, वो होता है F इजकल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इसका रेशियो लेंगे तो पलट करके ऊपर चल जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वाला प्रोटॉन में मतलब कि इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो डिनोमीटर में आ जाएगा और प्रोटॉन वाला नोमीटर में चला जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी किताब से डायरेक्ट उठा करके दे दिया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस पर यदि रखा गया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या कहता है, निश्चित दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात क्या होगा। अच्छा सेम क्वेश्चन है, देखिए इसको हम समझा देते हैं, यदि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। पहले
कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता था, F इजकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यदि सेपरेशन ये आर है तब इसको हम लोग क्या रखेंगे मॉडुलस में, मैग्नीट्यूड में। और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो F इजकल टू क्या होता है, F इजकल टू होता है G M1 है ना M2 और बाई हो जाएगा कितना आर स्क्वायर है ना। इसका भी सेपरेशन यदि आर हम लोग लेते हैं तब, ठीक है, इसका भी सेपरेशन हम लोग आर लेते हैं तब। एक बार फिर से इसको लिख देते हैं हम, ये होता है F इज इक्वल टू G M1 M2 और बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये अब देख लीजिए इसमें k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो फिर इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 9 × 10⁻⁹ है ना। Q1 Q2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करता है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मान रख लीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19। आर सेपरेशन रहने दीजिए है ना, क्योंकि अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा जा रहा है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसको ये इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर का स्क्वायर। इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे पूरा वैल्यू पुट करके तो ये वाला ऑप्शन आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये वाला आ जाएगा और फिर बनने समझ में आएगा तो इसको हम कैलकुलेट करके बता देंगे। बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है। रेशियो पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल करके दोनों का रेशियो ले लेंगे, मतलब कि अनुपात ले लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 था। 20 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ था, 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया बिल्कुल। 5 नंबर लोग क्वेश्चन जो है हम लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर करके हम लोग यहाँ हम बताएंगे ताकि आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकें आसानी से, क्योंकि ये इसमें तो आंसर लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम लोग देख लेते हैं, ये वस्तुनिष्ठ वाला छोटा छोटा क्वेश्चन, फिर हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे उसको है ना, आसानी से बिल्कुल। चलिए देखिए क्या है, विच ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड कॉरिस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। विच ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करता है कॉरिस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब ये होगा, देखिए टॉर्क बराबर क्या होता है ये पहले समझ लीजिए, टॉर्क से पता चल जाएगा। टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा, होता है PE sin थीटा। अब इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो P और E के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, देखिए यहाँ पैरेलल लिखता है एंटी पैरेलल और आपका मैक्सिमम हो सकता था। अब आप देख लीजिए यहाँ लिखता है पैरेलल मतलब एंगल का मान कितना 0 डिग्री, ये एंटी पैरेलल की बात करता है तो एंगल का मान कितना 180 डिग्री, और यदि परपेंडिकुलर की बात करता है तो थीटा का मान कितना या एंगल का मान कितना 90 डिग्री। ये दो केस जो बन रहा है 0 और 180 डिग्री, यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा है ना, 0 में ये टॉर्क 0 बताएगा। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री वाला कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम बताएगा, लेकिन 180 डिग्री वाला कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताएगा, और थीटा इक्वल जब 90 डिग्री होगा तब ये मैक्सिमम का कंडीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछता है, कौन सा ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कॉरेस्पॉन्ड्स करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और थीटा का मान 0 डिग्री कहने का क्या मतलब हुआ, थीटा का मान 0 डिग्री कहने का मतलब हुआ P और E के बीच में एंगल का मान 0 डिग्री होना, और 0 डिग्री होने का मतलब है कि P और E दोनों पैरेलल होंगे तभी पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, if the radius of the Gaussian surface enclosing a charge is half, how does the electric flux through the Gaussian surface changes। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, रेडियस है ना, गॉसियन सरफेस की रेडियस की बात करता है। सबसे पहले आप पहले बात ये जान लीजिए कि फाई है ना, फाई इक्वल टू होता है
ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस एस, है ना, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू क्या होता है, इंटू होता है क्यू। ठीक है, आप देख लीजिए, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, वही वाला जो हम लिखे हैं यहाँ पे, वेयर क्यू इज टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस की रेडियस के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। ओके, चलिए, ठीक है, रेडियस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम सीधा सिंपल सी बात है, जो गॉस का नियम है उसको केवल यहाँ इम्प्लाइज कर देना था। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। देखिए, गॉसियन सरफेस चेंज होने के लिए फाई इक्वल टू हमने पहले ही बता रखा है, ई डॉट होता है एस और इक्वल टू होगा 1/एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा, क्यू। देखिए, इस पूरे वैल्यू में रेडियस का कहीं कोई जिक्र नहीं है ना, तो इस पर ये इंडिपेंडेंट होगा। अब बात यहाँ रह गया कि ई डॉट एस, है ना, यहाँ पे ई डॉट एस, एस मतलब सरफेस के बारे में बात कर रहा है। फाइनल आंसर में यहाँ कुछ नहीं है, तो आप इसको नोटिस कर दीजिएगा, इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, या फिर आप ये लिख सकते हैं, चलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल, स्टेट इट्स एसआई यूनिट। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करने बोल रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं, दो चार्ज, यदि हम लोग दो चार्ज लें, है ना, दो चार्ज लिए हैं, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना है, इसको भी नेगेटिव ले सकते हैं, और इसका लेंथ बहुत छोटा हो तो हम उसको बोलते हैं डायपोल। लेकिन इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज लें और इन दोनों के बीच का सेपरेशन को गुना करें, यदि हम 2L मान लें, तो उसके प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, यदि हम लोग बोल सकते हैं इसको नोटिस करते हैं पी से, तो पी इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग प्लस माइनस क्यू ई, सॉरी, प्लस पी इक्वल टू प्लस माइनस क्यू और ये आप लिख सकते हैं 2L। ठीक है, या तो फिर 2QL भी लिख सकते हैं, चलेगा। ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट। लेकिन यदि डायपोल की ये केवल बात करें तो अभी पहले बताया, टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन यदि डायपोल मोमेंट की बात करें तो बोल सकते हैं द प्रोडक्ट बिटवीन वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डाल दीजिए मॉडुलस में, वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डायपोल लेंथ। ठीक है, इसी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है Q इंटू 2A, इसका मतलब है कि इसके बीच का सेपरेशन ये 2A लिया हुआ होगा, इसलिए इस तरह का आंसर लिखा हुआ है। इसका एसआई यूनिट की बात करें तो देखिए, चार्ज है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, और ये 2L लेंथ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, कूलम मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, which orientation a dipole placed in a uniform electric field is in a stable unstable equilibrium। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे थोड़ी देर पहले। स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन की बात करता है। देखिए, टॉर्क बराबर क्या होता है, यहीं से पता चल जाएगा आपको। टॉर्क इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। एंगल का मान हम लोग जैसे जैसे बैठाएंगे, जैसे थीटा का मान यदि हम लोग 0 डिग्री लेते हैं या 90 डिग्री लेते हैं या 180 डिग्री लेते हैं, तो इन तीनों कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में है स्टेबिलिटी, है ना, ये स्टेबल होगा, इसको हम लोग पैरेलल भी बोलते हैं। थीटा इस कंडीशन में होगा क्या, मैक्सिमम, और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा अनस्टेबल। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इन विच ओरिएंटेशन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एंगल का मान जब 0 डिग्री होगा या पैरेलल होगा,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एंगल का मान या तो फिर 180 डिग्री होगा या नहीं तो फिर एंटी पैरेलल होगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख लीजिए जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम और डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डायपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल दैट मीन्स एक 180 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने यहाँ बताया ये सारा कैलकुलेशन टॉर्क से होगा, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, एंगल का मान हम लोग जैसे जैसे लेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री स्टेबल, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मैक्सिमम, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल। तो इसमें से आपसे दो कंडीशन पूछा हुआ था, स्टेबल और अनस्टेबल, मैक्सिमम का कंडीशन नहीं पूछा हुआ था, तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम ऑब्जेक्टिव में बताए थे, एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान सेशन है ये वाला। आप इसको केयरफुली होकर के देखिएगा, केयरफुल तरीके से, तो आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू नॉट, है ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो, है ना। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन बटा कूलम, या न्यूटन, इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे लिखा गया है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, है ना, न्यूटन पर कूलम। तो सबसे पहले ये है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। फिर कहता है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली बात ये जान लीजिए अच्छे तरीके से कि वेक्टर और स्केलर को हम लोग छाटते कैसे हैं। देखिए वो फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्टेंस के जैसा हमेशा काम करता है वो स्केलर होता है, और दूसरा वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट के जैसा काम करता है वो सारा वेक्टर होता है। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जिससे भी गुना रहेगा वो वेक्टर होगा। अब देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन गुना हो गया, इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज की यदि बात करें चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, वेक्टर बटा स्केलर बराबर वेक्टर ही होता है, इसलिए इसका आंसर होगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई शुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला। किसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर के अंदर में नेट फील्ड का मान जीरो होता है, क्वेश्चन यही है। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए आप कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है। यदि हम लोग जैसे ही ऊपर से चार्ज देते हैं, इसमें जितना भी चार्ज रिसाइड होता है वो सब इसके सरफेस पर आ जाता है, सरफेस पर। जैसे मान लीजिए कि हमने नेगेटिव चार्ज दिया तो इसमें जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस था वो सारा इसके सरफेस आ गया। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका जितना भी पॉजिटिव पार्ट है वो सारा इसके ऊपर में पॉजिटिव 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 आ जाएगा, और इसके इनर फेस में नेगेटिव 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 इस तरीके से आ जाएगा। अब आप ध्यान से देख लीजिए इस कंडक्टर के अंदर में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि फील्ड का मान है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना, जीरो, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसके सतह पर फील्ड तो होता है लेकिन इनसाइड कंडक्टर फील्ड का मान जीरो होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर शुड बी जीरो, है ना, बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज आ गया इसके सरफेस पर। एज इन अ स्टैटिक, क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक कंडीशन चार्ज रिमेन्स ओनली ऑन द सरफेस। अच्छा स्टैटिक मतलब रेस्ट अवस्था, है ना, स्टैटिक मतलब रुका हुआ अवस्था में, मतलब कि जब चार्ज सारा चार्ज इसके सरफेस पर आ गया है और एग्जिस्ट कर गया है तो अंदर में चार्ज का मान कितना होगा, जीरो, या फील्ड का मान जीरो होगा। चार्ज पूछे या फील्ड पूछे, क्योंकि चार्ज से ही फील्ड बनता है, यदि चार्ज ही नहीं रहेगा तो फील्ड कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाई मस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी नॉर्मल टू सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के किसी भी सरफेस पर फील्ड का मान नॉर्मल होता है, कैसे, देखिए यदि हम कंडक्टर ये बनाएं, ये कंडक्टर रहा, है ना,
और ये कंडक्टर है, इसका मतलब है कि इसमें चार्जेज पॉसिबिलिटीज हैं, चार्जेज पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो यहाँ देख लीजिए आप, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाता है जाकर के कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज से। अब ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे। और इस पर यदि हम लोग टेंजेंट खींचें, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, तो ये इस पर हमेशा कैसा दिखाएगा, नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर, है ना। तो ये भी प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा। वाई मस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। क्या लिखा हुआ है, सो दैट टेंजेंट ऑन अ चार्ज कंडक्टर गिवन दैट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बिल्कुल सही। देखिए ये टेंजेंट हमने खींचा है तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर हमने खींचा है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर ये डायरेक्शन शो कर रहा है जिस पर ये कैसा है, परपेंडिकुलर। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ चार्ज q is placed at the center of a cube of side L. What is the electric flux passing through each surface, each face of the cube? ये भी बिल्कुल कंसेप्चुअल और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, इसको समझ लीजिए ध्यान से। एक चार्ज है क्यू जो प्लेस किया गया है सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर। आप क्यूब पहले बना लीजिए। देखिए ये क्यूब है, इसके एक सेंटर पर, यहाँ पे सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है और इसके एक फेज से पूछा जा रहा है कि एक फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा, एक फेज से। देखिए फ्लक्स के बराबर क्या होता है, फ्लक्स के बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि एक फेज की बात करता है तो 1/6, एक फेज की बात करता है तो 1/6, यदि दो फेज बात करता है तो 2/6, तीन फेज बात करता तो 3/6, चार फेज बात करता तो 4/6। इस तरीके से हम लोग सभी फेज के बाद, और यदि ये पूछा जाए कि सभी फेज से कितना पास करता है, तो सभी फेज से पास करने के लिए 6/6 लिखेंगे, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन तो नहीं है इसका, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन है। तो कहता है व्हाई डज द इलेक्ट्रिक, कहाँ गया, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। प्रत्येक फेज से कितना पास करेगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन इंटू 1/6, यहाँ हम लिख सकते हैं इजिकल टू 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना पास करेगा, यही वाला आंसर में भी दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है ना, क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है, क्या लिखा हुआ है पहले ये पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, सो वन कैन regard a line of force starting from a positive charge and ending on a negative charge. This indicates that electric field line do not form closed loop. सिंपल से कहानी देखिए, ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी बताया उस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी सिंपल क्या है, प्रॉपर्टी सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाता है जाकर के नेगेटिव चार्ज से। अब आप सोचिए, यदि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको लूप बनाने का कहाँ, मतलब कि लूप कैसे बन सकता है। लूप कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होना और पुनः पॉजिटिव चार्ज में आकर के टर्मिनेट हो जाना, तब हम बोल सकते हैं कि लूप बनाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुआ है और जाकर के नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो गया है, इसका मतलब ये लूप नहीं बना सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, है ना। सो इट्स स्टेट और कर्व बट नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये स्टेट या तो फिर कर्व के फॉर्म में हो सकता है लेकिन लूप नहीं बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कट क्यों नहीं करता या क्रॉस क्यों नहीं करता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, आप इसको VVI कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, VVI। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस क्यों नहीं करता है। देखिए, यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करा के देखें, एक ये, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी बिंदु पर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर जहाँ क्रॉस सेक्शन पॉइंट है
वहाँ पे टेंजेंट खींचे तो इस पर टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा जिसको हम लोग E1 माने, यदि ये लाइन ये वाला लाइन L1 है और ये L2 है तो, और यहाँ से खींचें ये तो ये इसके लिए था, इसके लिए था, इसके लिए यदि हम लोग खींचें तो देखिए ये हो जाए क्या E2। यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस करते हैं तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बता रहा है? 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता सकता है, लेकिन जैसे ही ये कट कर जाएगा ये दो पॉसिबिलिटीज बन जाएगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर बिकॉज इट डू सो, इफ इट डू सो the point of intersection there will be two tangent drawn which gives two direction of electric field intensity which is not possible. Okay, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार हम पढ़ देते हैं the electric field line of force give the direction of the electric field in case two lines of force intersect there will be two directions of the electric field at the point of intersection which is not possible. वही चीज लिखा हुआ है जो हमने अभी बताया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इसलिए क्रॉस नहीं कर सकता है क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट खींचना पॉसिबल हो जाएगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सारा आज शॉर्ट क्वेश्चन करके आज छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को, कोशिश करते हैं। 10 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। विच इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोज अ इलेक्ट्रिक, ओहो इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए डायपोल के बारे में हमने अभी क्या बताया? हमने बताया कि डायपोल फॉर्म कैसे होता है, दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर सेपरेशन बहुत छोटा, उसको हम लोग डायपोल बोलते हैं। दो चार्ज सेम नेचर सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर, अब अपोजिट नेचर मतलब एक पॉजिटिव और एक क्या नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक क्या नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि नेट चार्ज का मान उस डायपोल पर कितना है? 0 है। इसका मतलब है कि फ्लक्स भी कुछ नहीं होगा। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक डायपोल आपसे बोला, इलेक्ट्रिक डायपोल का कहने का मतलब हुआ नेट चार्ज का मान 0, इसका मतलब है कि फ्लक्स के बराबर हमने क्या बताया है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q है ही नहीं, Q का मान 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये कितना हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे 13 से नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस get affected when its radius is increase, है ना? क्या कहता है? हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज। देखिए यदि गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ाया जाए, गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ाया जाए तो फ्लक्स पर क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। 5 स्केल 2 होता है 5 स्केल 2 होता है, क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, रेडियस का कोई कंसेप्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस है। इसका मतलब है कि गॉसियन सरफेस का मान बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि अनअफेक्टेड होगा या कांस्टेंट होगा। आप यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रिमेन अनअफेक्टेड, है ना, व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज। इसको घटाया भी जाता तब पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी बढ़ाया जा रहा है तब पर भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। आप लोग पार्ट बाय पार्ट सारे वीडियोज को ध्यान से देखिए। इसका स्पीड यदि स्लो कम समय में देखना चाहते थोड़ा सा स्पीड आप ज़्यादा कर लीजिए प्लेबैक, और उसको आसानी से देख लीजिए। आप आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे या हमारी टीम कोशिश करेगी उसका रिस्पॉन्स देने के लिए। थैंक यू, गुड बाय।